केंद्रीय स्तर पर लव जिहाद गौरक्षा के संदर्भ में कानून बनने हेतु अधिवक्ताओं के प्रयास कैसे हों, इस विषय पर अधिवक्ता श्रीमती सिद्ध विद्या जी हमें मार्गदर्शन करेंगी। उनका परिचय जान लेते हैं। आप मुंबई हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं। आपने कमर्शियल आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइजेशन किया है। आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड की भूतपूर्व सदस्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्लॉटर हाउस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, आप उसकी सदस्य रह चुकी हैं। आपने खाड़ी देशों में होने वाले पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए कार्य किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। गोहत्या, गोमांस, लव जिहाद ऐसी गंभीर समस्याओं के विषय में आप कार्यरत हैं। आपने सामाजिक क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भी कार्य किया है। मैं अधिवक्ता श्रीमती सिद्ध विद्या जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हिंदू जनजागृति के वीर योद्धाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने अपनी लड़ाई को अनवरत जारी रखा है। और इस धरा को प्रणाम जो इस बात का साक्षी पुनः बनी है कि इतने सारे धर्मनिष्ठ हिंदुनिष्ठ यहाँ एकत्रित हैं, इस बात की घोषणा हेतु कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना कब होने वाली है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, सिर्फ इसकी घोषणा बाकी है। आज मेरा जो विषय है वो अधिवक्ताओं की भूमिका के ऊपर है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपनी जो राजपाट होती थी वो चलाने के लिए मंत्रियों की सलाह लेते थे। आज व्यवस्था थोड़ी बदल गई है, न्यायालय में न्याय होता है, तो वहाँ जो अधिवक्ता बैठा होता है उसकी जो भूमिका है वो भी अब वो उस सलाहकार की भांति ही है जिसके सलाह पे राजपाट चला करता था। अधिवक्ता की भूमिका मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि चुनने से लेकर के, क्योंकि वही जनप्रतिनिधि जिसे आप चुनते हैं वो जाकर विधि का निर्माण करता है, तो आप जैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसा ही विधि होगा, वैसा ही कानून बनेगा इस देश का। तो जनप्रतिनिधि को चुनने से लेकर विधायिका जो बैठी है वो कैसा कानून बनाएगी और फिर उस कानून का पालन या उस कानून के पालन करने में न्यायालय को क्या सहयोग देना है, यहाँ तक उसकी भूमिका है। अभी जो एंटी कन्वर्जन लॉ बना है, बोलचाल की भाषा में लव जिहाद के अगेंस्ट कानून बन गया, ऐसा लोग बात करते हैं। एक्चुअली वो एंटी कन्वर्जन लॉ है। तो जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो उसमें किसी समुदाय विशेष की बात नहीं की गई है। लव जिहाद कहीं कोई डिफाइंड क्राइम नहीं है, कहीं डेफिनेशन नहीं है कि लव जिहाद किसको कहते हैं, ना आपको कोई इसका रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ये कोई डिफाइंड क्राइम है ही नहीं। जो क्राइम है, जो डिफाइंड है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है, वो है कन्वर्जन करना, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना। और धर्म परिवर्तन ये कानून आज नहीं बने हैं, काफ़ी सारे राज्यों में पहले से ये कानून थे। अभी जो आपके प्रतिनिधि चुन के गए हैं उन्होंने बस इस गंभीरता को समझा है कि अब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो लोगों को धोखा देकर, उनको शादी के जाल में फंसाकर, इसलिए उनसे प्रेम किया जा रहा है ताकि उनको बाद में कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर धर्म में लाया जा सके। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई मुसलमान या हिंदू या कोई जो भी ये काम करता है, अगर हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की को इस उद्देश्य से लेकर आ रहा है ताकि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सके, तो उसके ऊपर भी दंड का प्रावधान है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ मुसलमानों को क्यों हो रही है? इसका एक ही कारण है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, ये परेशानी अगर होती तो हिंदुओं को भी परेशानी होनी चाहिए, बाकी धर्म के लोगों को भी होनी चाहिए, लेकिन ये परेशानी आपको ज़्यादा हो रही है। तो अभी जो मेरी अधिवक्ता की भूमिका है, लव जिहाद के विषय पर मैं आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमिका है हमारी अधिवक्ताओं की, वो सबसे बड़ी भूमिका है इनके इकोसिस्टम को तोड़ने की। और एक अधिवक्ता में वो क्षमता है कि वो इस इकोसिस्टम को तोड़ सकता है। उस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए आपको इनका इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। एज एन एडवोकेट मेरे पास जो मैटर्स आए लव जिहाद के, उसका बहुत गहन अध्ययन किया, सिर्फ कानून की दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी। और ये क्यों हो रहा है इस पर भी मैंने, ना कि सिर्फ विक्टिम से, जो लड़की है वो मुसलमान बन गई या जिसके साथ छल हुआ,
इस परिप्रेक्ष्य से भी कि उस लड़के को क्या सिखाया गया जिसने ऐसा किया। एक घटना मैं आपको बताऊंगी जिससे शायद वो इकोसिस्टम को आप समझ पाएंगे, और उसके बाद मैं भूमिका पर भी आ जाऊंगी। जो मेरे पास एक फ़ोन आया लोअर कोर्ट से, क्योंकि मेरा एक ऑफिस लोअर कोर्ट के पास है, तो वहाँ से फ़ोन आया कि एक महिला आई है और वो काफ़ी परेशान है, रो रही हैं, क्या आप उनको कानूनी सलाह दे सकती हैं। मैंने बोला कि ठीक है, आप भेज दीजिए। वो हमारे ऑफिस में आई तो हमारे जो जूनियर्स हैं उन्होंने उनका कंप्लेन लिखना शुरू किया। कंप्लेन लिखते समय ये पता चला कि वो पहले हिंदू थी, अब मुसलमान हो गई। तो जब ये बात सामने आई तो फिर वो मेरे पास आई। मैंने पूछा क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि मुझे घर से इसलिए निकाला और मेरे साथ मारपीट हुई है क्योंकि मेरा पति, मेरा शौहर एक और शादी करना चाहता है और उसकी 2 पत्नियां पहले से भी हैं। और तो मैंने पूछा, तो स्वाभाविक प्रश्न है कि भाई ऐसा आदमी था तो आपने शादी क्यों की उससे। तो उन्होंने बताया शादी के पहले मुझे पता नहीं था, शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी 2 पत्नियां और हैं और वो मुसलमान है, ये भी बात मुझे तब पता चली। तो मेरा दूसरा प्रश्न था कि आपकी इनसे भेंट कैसे हुई, आप कहाँ मिली इनसे जो आप इनके झांसे में आ गए। तो इन्होंने एक जो बात बताई मुझे, वो इनका डीप रूटेड इकोसिस्टम दिखाता है। ये इनकी जब शादी हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल रही होगी, क्योंकि 18 साल का ये लोग वेट करते हैं। तो इनके घर में इनके माँ बाप जो थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी, अनबन थी, इकलौती लड़की थी, और इस कारण से ये अपने स्कूल में जा कर के ये सब बातें किसी दोस्त को बताती थी जो कि एक मुस्लिम लड़की थी। ये घटना जब उन्होंने उनसे शेयर करनी शुरू की, कुछ दिन के बाद वो जब बस स्टॉप पे बैठी हुई थी, ये उनका वर्जन मैं बता रही हूँ, बस स्टॉप पे बैठी थी तो कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। जब ये छेड़छाड़ हुई तो एक लड़का जो आज इसका शौहर है वो उनको बचाने आया, और जब बचाने आया तो वो 16-17 साल की लड़की की मानसिकता आप समझिए। उसको उस समय लगा कि ये तो कोई हीरो है, शाहरुख खान है, ये मुझे बचाने आया है, और इस तरह से उनकी घनिष्ठता बढ़ती गई। कुछ दिन के बाद 1-2 साल के बाद उसका नाम भी उसका न्यूट्रल था, तो ये न्यूट्रल था, उनको पता नहीं चला। और जब शादी की बात आई, इसने शादी के लिए प्रपोजल रखा, इंटीमेसी ज़्यादा हो गई, तो उसने कहा कि अभी हम नई गृहस्थी बसाने वाले हैं, तुम घरों से अपना जो भी तुम्हारे लिए सामान होगा, जेवर होंगे, पैसे होंगे, वो सब लेके आना, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ, मेरा भी कोई रोजगार नहीं है, हम दोनों मिलकर गृहस्थी बसाएंगे। और इस तरह उस लड़की ने अपने ही घर में चोरी की। चोरी करने के बाद वो वहाँ चली गई। जब तब पता चला कि वो काजी के पास गई है और उससे एक एफिडेविट करवाया जा रहा है जिसमें लिखा है कि आपका निकाह हो रहा है, और एफिडेविट कन्वर्जन का भी एफिडेविट है। तब उसने क्वेश्चन किया, जब उसने प्रश्न पूछा तो इस लड़के ने बोला कि अरे उससे क्या होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इंसान है, अगर क्या मैं मुसलमान होगा तो तुम शादी नहीं करोगी, और मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करता था कि मैंने कभी इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो इन प्रश्नों के जाल में वो 16-17 साल की लड़की आ गई और इस तरह से उसका निकाह हो गया। जब वो घर चली गई, निकाह के दूसरे ही दिन जब घर गई तो वहाँ पे उसको बुर्का पहनने के लिए बोला गया, और सबसे जो बड़ी बात थी उसके लिए उसको बताया गया कि आपको बड़े का मांस, मतलब या गाय या भैंस का मांस काटना है, उसको पकाना है और लोगों को खिलाना है। तो इस पर भी उसने आपत्ति की, क्योंकि उसने कभी ऐसा काम किया नहीं था। तो वहाँ से झगड़े झंझट शुरू हो गए। अब घर में रोज़ मार पीट कुछ न कुछ चल रहा था। तब मेरा प्रश्न ये, उसके 2 बच्चे भी हो गए इस बीच में। तो मेरा प्रश्न उनसे अगला था, ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, कि फिर आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए जब आपके साथ इतना हो रहा था। आप जब प्रेग्नेंट थे तो हॉस्पिटल गई होंगी, आपको तमाम मौके मिले होंगे घर से भागने के। तो उसने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। उसने बोला, दीदी हम लोग NGO के पास गए थे, हम NGO के पास गए थे और वो NGO ने हमें बताया था वहाँ पे वकील भी आते हैं। तो वो मुसलमान वकील भी आते हैं उस NGO में, और बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बड़े पॉश तरीके से वो मैडम लोग बात करती हैं बहुत तरीके से। और उन्होंने उनको बताया और उसके दिमाग में ये चीज़ भरी कि तुमने अपने घर से चोरी की है, चोरी करके सामान लेके भागी हो, इतने सारे तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने ये बात, अगर तुम वापस जाओगी तो तुम्हें तो वापस समाज में एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमको, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और बाकी जो हिंदूनिष्ठ जो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, तो इसलिए तुम इस बात को बाहर लेकर मत जाओ। और फिर उनको ये भी बताया गया कि अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो पुलिस वाले भी बजरंग दल वालों को बुला करके या हिंदूनिष्ठ ऐसे कार्यकर्ताओं को बुला करके तुम्हारे घर पे आक्रमण करवा सकते हैं। तो ये जो आप ये अभी अगर कोई 30 साल की लड़की को या 30 साल की महिला को ये बात बताए तो शायद वो उसमें
ना पड़े, लेकिन एक 16-17 साल की लड़की, 18 साल की लड़की आराम से उसके झांसे में आ गई। और तब मुझे ये पता चला कि ये जो NGOs हैं, ये इनका इकोसिस्टम जो है वो ऐसा है, इसी कारण से कोई भी लव जिहाद का मैटर पुलिस स्टेशन बहुत कम जाता है। और पुलिस स्टेशन अगर चला भी जाता है तो ये NGOs वहाँ भी जा कर के उस लड़की को मदद करने के नाम पे वहाँ पर भी इंटरफेरेंस करते हैं और उसको बार बार ये बताते होते हैं कि आप ये केस मुकदमा ना करो, क्योंकि आपको तो वापस वहीं जाना है और उसी समाज में रहना है। इनको जो हमारी भूमिका है अभी एडवोकेट्स की, जो इकोसिस्टम है, तो ये जो इकोसिस्टम है इनका, यहाँ पे हमारी भूमिका आती है कि ये जो NGOs चल रहे हैं इस तरह के, इनकी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, इनका कंप्लेन करने की ज़रूरत है, और इनका ऑडिट रिपोर्ट, इनको कहाँ से फंड आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब, इन सब जगहों पर भी एडवोकेट्स की भूमिका आती है। अब जब वो लड़की है जिसको ये समझाया जा रहा है कि तुम बाहर मत बताओ, तो ये जितने NGOs हैं जो इस तरह के जिहादीज़ हैं, इनको सबसे ज़्यादा समस्या इन लोगों से है जो कि हमारे कार्यकर्ता या बजरंग दल के हों या विश्व हिंदू परिषद के हों या और हिंदूनिष्ठ संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं जो रोड पर काम करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो इनका जो स्टाइल होता है काम करने का, ये होता है कि किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को जो सड़क पर उतर कर काम करते हैं, इनको किसी न किसी चीज़ में फंसा दो या इनके विरुद्ध एक ऐसा नैरेटिव सेट करो कि कोई इनके लिए खड़ा ना हो। ये जो इनकी जो भूमिका है, जो रोड पे काम करते हैं, उनकी भूमिका आपको तब समझ में आती है जब आपके दरवाजे पे लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। इसका जो ऐतिहासिक एक घटनाक्रम है वो बताना यहाँ ज़रूरी है। आप सबों को मालूम होगा लव जिहाद क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सभागार में उपस्थित सभी लोगों को पता है, मुझसे ज़्यादा पता है क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको जब बंगाल में 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उस समय जितने संभ्रांत घरों के लोग थे उनको कुछ पता नहीं था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, और जब संगठित मुसलमानों ने उनके ऊपर अटैक किया तो वो सब लाचार बेसहारा होकर मारे जा रहे थे। उस समय जो गोपाल पाठक थे जो सड़क पर काम करते थे, उन्होंने बिहार, यूपी, बंगाल के मजदूरों को इकट्ठा करके जो टीम बनाई और उसके बाद जो उनको रोका, तभी जाकर हिंदू बचाए जा सके। लेकिन जो उसका बदला था उन्होंने नोआखली में लिया। नोआखली की घटना में कोई गोपाल पाठा नहीं था, इसलिए वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और नोआखली की जो घटना हुई उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। नोआखली में जो घटना हुई, वहाँ गोपाल पाठा जैसा कोई होता जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वैसे तो वो घटना ना होती। वहाँ पर घरों से, जजेस के घरों से, वकीलों के घरों से लोगों को निकाल कर सड़क पर जिंदा जलाया गया, उनकी बहन बेटियों को बांट दिया गया। इतना तक ये अत्याचार इस हद तक हुआ कि वहाँ के लोगों ने जो अपने, या तो लोग मारे गए या मुसलमान बन गए, और मुसलमान बनने के बाद अपनी बहनों को मुल्लों के हाथ में जाने से बचाने के लिए अपनी बहनों से हिंदुओं ने शादियाँ की ताकि मेरी बहन की शादी किसी मुसलमान से ना हो जाए। उसके बाद हर घर में इंस्पेक्टर रखे गए जो ये तय करता था कि आप जो है 5 बार नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, और इस बात को कहीं भी बाहर बताने का उनको परमिशन नहीं था। इस बात की कोई चर्चा नहीं होगी, आप 5 बार नमाज पढ़। छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में छुरी दे करके गायें कटवाई गई। आप सोचिए वो दृश्य कितना विभत्स होगा। तो इनका जो काम करने का तरीका है, तो मैं इनके नैरेटिव पे आ रही हूँ, लेकिन ये लोग जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद 3 जनरेशन में सारे लोग भूल गए कि उनके साथ कौन सा अत्याचार हुआ कि वो आज मुसलमान बन गए। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इस नैरेटिव को मिटाने में भी मुझे लगता है कि एडवोकेट्स की भूमिका है। जो सोशल मीडिया है, आप अगर उस पर जाएं और आप लव जिहाद टाइप कीजिए, आपको लव जिहाद के बारे में हमेशा वो सेकुलर व्यू देखने को मिलेगा। प्रॉम्प्ट तुरंत पॉपअप होगा कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा वैसा सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम लोग कंटेंट लिखते नहीं हैं। तो जो अधिवक्ताओं की भूमिका है, मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि सोशल मीडिया पे हमें भी कंटेंट लिखने की ज़रूरत है, और जो ये नैरेटिव बनाया गया है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। यही इनका इकोसिस्टम है, और क्योंकि यही सब चीज़ें कोर्ट में भी चलती हैं। आप ये ना सोचना कि न्यायालय जो है सो न्यूज़पेपर से, या कहने को कहते हैं कि हम मीडिया ट्रायल नहीं सुनते हैं या हम इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, हम सिर्फ पेपर देखते हैं, लेकिन जब मामला न्यायालय में जाता है तो समाज में कैसा चल रहा है उसका असर होता है।
तो अधिवक्ताओं की भूमिका यहाँ पर भी है कि आप कंटेंट्स लिखें कि क्या सच है, वो सच को बाहर लाए। और अधिवक्ता इस बात में सक्षम है कि उसको कानून के पैरामीटर्स पता हैं, तो उसको पता है कि आप क्या लिख सकते हैं और कानून के दायरे में रहकर लिख सकते हैं। तो अभी जो लव जिहाद के मैटर्स आते हैं एफआईआर वगैरह के लिए, वहाँ पे हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि जब एफआईआर हो तो आप उसका अध्ययन या जो फैक्ट्स हैं उसको ठीक से एफआईआर में आना चाहिए। जैसे इस केस में, जैसे मैंने बताया, इसमें जो लड़की थी उसने उससे चोरी करवाया गया था, वो चोरी करके सामान लेकर भागी थी। हालांकि लड़कियां बाद में कुछ बोलने को तैयार नहीं होती हैं, तो आपको ये सब आस्पेक्ट देखने पड़ेंगे कि वो डे वन से वो ये कोई लव नहीं था। नहीं तो पुलिस हमेशा ये बोलती है कि अरे 2 लोग हैं, मैच्योर हैं, दोनों एडल्ट हैं, तो इसमें क्या परेशानी है। तो ये आपको एफआईआर में इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने और भी, सिर्फ ये कन्वर्जन के नहीं, बाकी और जो क्राइम है, सपोज इस मैटर में अगर उस लड़की के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाया और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बनाया, तो इसमें जो उसका कंसेंट है वो कंसेंट टेंटेड था, वो कंसेंट सही नहीं माना जाएगा, वो कंसेंट फ्रॉड करके लिया गया है। तो ये सब एस्पेक्ट को आप देखिए और एफआईआर में इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आएँ। प्लस हमारे जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बहुत कम है। एफआईआर हो जाती है लेकिन कन्विक्शन होता नहीं। तो हम अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि हम देखें कि एफआईआर होने के बाद जो चार्जशीट है उसमें पुलिस अच्छी तरह से चार्जशीट फाइल करे और उनका कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़े। जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, उनके बारे में हमको ये देखना है कि उनके ऊपर झूठे केसेस जो होते हैं, कभी चोरी के, कभी डकैती के, ये केसेस जो हैं लव जिहाद में भी होते हैं। जो भी कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहा है वो फेस कर रहा होगा। या तो उनको डराया जाता है या उनको इस बात का डर हमेशा होता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो हमारे साथ ये होगा, या पुलिस एक एनसी बना देगी, या हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देगी, या तड़ी पार करेगी। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, उनका सपोर्ट सिस्टम जो ग्राउंड से काम कर रहा है कि जब लड़की को फंसा कर लाया जा रहा है तब भी उसके वकील वहाँ पे हाजिर हैं उसको ये बताने को कि तुम ये काम मत करना, और वो लड़की को सिखाया जा रहा है। तो हमें भी अधिवक्ताओं का एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। जब वो एक्टिविस्ट या जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो उनके साथ अधिवक्ताओं को अवश्य जाना चाहिए, अवश्य इंश्योर करना चाहिए कि वो जितनी चीज़ें स्टेटमेंट है उसका वो करेक्ट लिखा जा रहा हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ना लिखा जा रहा हो। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अधिवक्ता को देख करके पुलिस का जो रवैया है वो डेफिनेटली बदल जाता है, और वो बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें वो जो नहीं कर रहे होते हैं, अगर अधिवक्ता उनको समझाता है तो वो समझ करके, क्योंकि अधिवक्ता से ही पुलिस को थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो उसको थोड़ा कानून पता होता है। जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं, उसमें जो हमारी भूमिका है अधिवक्ताओं की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं गौ रक्षा से रिलेटेड एक बात बताती हूँ अभी, कैसे कोर्ट्स का माइंडसेट काम करता है। अपने बकरीद के समय पे हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये बोल करके कि बॉम्बे में बहुत सारे घरों में सोसाइटीज़ में बकरी काटने का परमिशन दिया जा रहा है, स्लॉटरिंग की जा रही है बकरीद के टाइम पे। हुआ यूँ कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला और उस ऑनलाइन पोर्टल पे ये व्यवस्था की कि जिसको भी बकरी काटनी है बकरीद पे, वो अपने घर का पता, अपने घर कुछ एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ एंड ऑल दैट अपलोड कर दे, कितने जानवर चाहिए वो डिटेल्स डाल दे, और उसको ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो इनके लोग हर जगह पर हैं, ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको वो परमिशन मिल जाएगा। पहले उसके लिए आपको लाइन लगानी होती थी, अब कोई तकलीफ़ की बात नहीं, आप जाइए बकरी लाइए और काट दीजिए। जब ये बात हुई तो आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि हमारे घर के सामने कोई आज बकरी काटने वाला है, मेरे फ्लैट के सामने, तो बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो गए। जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो माननीय न्यायमूर्तियों को इस बात की समझ ही नहीं है कि सामने वाले आदमी पर क्या बीत रही है, जिसके घर के आगे बकरी काटने का परमिशन मिला है, और जब वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है तो कहा जाता है कि हमको तो बीएमसी ने परमिशन दिया है, हम तो यहीं काटेंगे। तो फिर हमने एक प्लान किया, हमने उसी पोर्टल पे जा कर के बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ओक के कोर्ट में बकरी काटने का परमिशन मांगा, और जस्टिस ओक कोर्ट रूम नंबर सो एंड सो, और हमने बकरी काटने का परमिशन मांगा। जितने भी हमारे पास फालतू डॉक्यूमेंट थे सब अपलोड कर दिया,
और हमें परमिशन मिला कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ओक के कोर्ट में बकरीद के दिन बकरी काट सकते हैं। इस कागज़ के साथ कोर्ट गए दूसरे दिन और हमने कोर्ट को दिखाया कि माय लॉर्ड्स, वी हैव बीन गिवन परमिशन टू स्लॉटर एन एनिमल ऑन द ईव ऑफ बकरीद। तो जस्टिस ओक ने कहा कि माय गॉड, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ। तो हमारा कहना है कि हम इस तरह के सिचुएशन से रोज़ गुज़रते हैं। तो जब ये चीज़ उनके सामने रखी गई तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और किसी को कितना बुरा लग सकता है। तो हमें अधिवक्ताओं को कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम कानून में जो लिखा है वो तो हमको जानना ही है, लेकिन इसके अलावा हम प्रैक्टिकली कैसे इनको कन्विंस कर सकते हैं। और उसी दिन इमीडिएटली वो जो पोर्टल था जिससे ऑनलाइन परमिशन मिल रहा था उसको पुल डाउन कर दिया गया। अभी मैं ज़्यादा इस पे नहीं और कुछ बोलूँगी क्योंकि अधिवक्ताओं की भूमिका पर 2-3 घंटे का लेक्चर चल सकता है। तो अभी जो एक घोषणा हुई है यहाँ से वो समिति बनाने के लिए, अधिवक्ताओं का समूह बनाने के लिए, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ और मेरा जो भी योगदान होगा मैं उसमें अवश्य दूंगी। यहाँ बहुत सारे अधिवक्ताओं से भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं गौ रक्षा के बारे में, मेरा जो विषय है मेन वो गौ रक्षा है, गौ रक्षा के बारे में बात करती थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ यहाँ आके घर कर गई कि ये जितने हमारे छोटे छोटे विषय हैं, गौ हत्या हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, ये सभी समस्याओं का समाधान एक है और वो है हिंदू राष्ट्र। तो हम अपना काम करते रहें और साथ में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।